दोस्तों, प्यार की सरहदों के 59वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगले दिन मेरे सो कॉल्ड बाप ने मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर कर दिया। मैं अगर उनके किसी काम के नहीं तो क्यों हमारा बोझ उठाई। हर बार जब खुद को समेटती थी तब कोई न कोई मुझे तोड़ने पहुंच जाता था। माँ की हालत थोड़ी ही देर में बिगड़ने लगी थी। इस तरह तपती धूप में बाहर पड़ने से उनके सांस उखड़ने लगी थी। इतने सब के बाद माँ को नहीं खो सकती थी, पर लेकर जाऊं कहाँ। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और मेरी हर मदद की आस टूटती जा रही थी। कोई भी पड़ोसी मदद नहीं कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनको हॉस्पिटल ले जाती। मैं बार बार घर का दरवाजा पीट रही थी। दरवाजा नहीं खुलना था और नहीं खुला। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कुशल के पिता उसे गोद में लिए बाहर आए और बोले, कुशल नहीं रहा मेरे बिन। मुझे देखते ही वो गोद में लपक गया और सीने से लगकर उसका रोना शांत हुआ, पर सिसकारियां नहीं। तब तक मुझे और माँ को ऐसे देखकर उन्होंने पूछा और मेरे बताते ही माँ को कार में रखकर हॉस्पिटल ले गई। कुशल को गोद में लिए मैं परेशान सी खड़ी थी। वो माँ के इलाज के लिए भाग रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि माँ की तबीयत धूप की वजह से खराब हुई थी, पर वहां डॉक्टर से पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। माँ की हालत सुधरने तक मैं वहीं रही। वहां का सारा खर्च कुशल के पिता ने ही उठाया। जिस दिन माँ को डिस्चार्ज मिलना था, मेरी टेंशन बढ़ गई कि कहाँ लेकर जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सो कॉल्ड बाप और भाई कोई भी इस बार माँ को देखने तक नहीं आई। वहां लेकर जाती भी तो कैसे? वो नहीं रखते तो फिर माँ की तकलीफ होती। अपने परिवार में मिले अकेलेपन और दुत्कार के कारण बहुत सी कड़वी और अंतर्मुखी हो चुकी थी। मैं जिस कारण किसी को खास दोस्त नहीं बनाती थी, होती भी कैसे। उस शहर में मुझसे ज्यादा चर्चे मेरे बदतमीज और बदधिकार होने के फैला रखे थे मेरे घर वालों ने। मैं अपनी ही सोच में गुम थी कि माँ को डिस्चार्ज मिल गया। कुशल के पिता हमें लेकर अपने साथ घर ले आए। मैंने कहा तो कहने लगा कि कहाँ जाऊंगी, वो इस तरह सड़क पर भी तो नहीं छोड़ सकते। माँ की हालात ऐसी कि कुशल को भी मेरी जरूरत है। मैंने कहा कि अगर मदद करना चाहते हैं तो कहीं और रहने की व्यवस्था कर दे और एक नौकरी भी दिलवा दे। मैं दोनों का ख्याल रख लूंगी और वो जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वो इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते मुझे। समय ठीक नहीं है अकेली लड़की के लिए, और वो खुद कितना कमाते हैं कि मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा खर्च उठा सकते हैं। जाने क्यों उनकी ये उदारता मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि मेरी माँ उनकी कायल होती जा रही थी। मैंने नहीं माना तो उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे के घर की व्यवस्था करवा दी। नौकरी के लिए कहा कि देखते हैं। मैं वहां रहकर दोनों की देखभाल में लग गई। 1 महीने के ऊपर का समय निकल गया, पर मेरी नौकरी का कहीं इंतजाम नहीं हुआ। और इस बीच हमारे हर दूसरे दिन उनका यहाँ आना जाना रहता, जिसके चलते लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी मेरे चरित्र को लेकर। मुझे तो खैर अभी आदत हो गई थी तो क्या ही फर्क पड़ता, पर उस दिन उस घर के मालिक ने आकर बखेड़ा मचा दिया। उन्होंने ये घर अयाशी का अड्डा बनाने के लिए नहीं दिया। यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। माँ की तबीयत के लिए स्ट्रेस बहुत हार्मफुल था। मुझे घबराहट होने लगी और मेरा डर सही साबित हुआ। माँ की तबीयत वापस बिगड़ गई। डॉक्टर के कहे के अनुसार दूसरा अटैक माँ की जान ले सकता था। ये सोचकर मैं कांप गई। मैं सबको एक कर उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागी और आखिर सहारा कुशल के पिता को फोन लगा दिया। वो आए और मुझे तसल्ली देते हुए बाहर इंतजार करने लगे। डॉक्टर ने माँ को चेक करने के बताया कि वो शायद अब न बचे। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया था जैसे। बेसुध से मैं उनके सीने लग कर रो पड़ी। इंसान जब डूब रहा होता है तो तब डूबता है तो एक तिनके का सहारा भी मिल जाए। उस वक्त वो सहारा मुझे अमित जी में दिख रहा था। माँ से मिलने गई तो चंद शब्दों के साथ मेरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप आंखें मूंद ली। मैं टूट चुकी थी रूह। अपना आखिरी सहारा भी खो चुकी थी। तभी एक उम्मीद की किरण मिली जब पता चला कि माँ जीवित है। लंबी खामोशी में कब जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक माँ को होश नहीं आता तब तक उन्हें हॉस्पिटल में रखने का फैसला किया उन्होंने, और मुझे कुशल को घर चलने के लिए कहा। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कहा कि माँ ने मेरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वो समझते हैं कि बिना किसी रिश्ते या जीजा साली के रिश्ते से भी उनके घर में रह रहे लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, सवाल उठाएंगे हमारे रिश्ते पर। इसलिए मैं उनसे शादी कर लूं, सिर्फ नाम के लिए। वास्तव में हमारा रिश्ता सिर्फ इतना रहेगा कि वो कुशल के पिता होंगे और मैं उसकी माँ। जाने क्यों इतने महीनों में उन पर भरोसा नहीं कर पाई थी मैं।
जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था जिसमें उनकी नीयत पर शक हो। भरोसा नहीं है तो ये मेरा स्वभाव मेरा कि किसी पर यकीन नहीं कर पाती, सोचा मैंने और हाँ कर दी। आखिर अब बचा ही क्या था मेरे पास। अब तो जो था वो कुशल ही था। उसके लिए जो होगा वो करूंगी। उसकी जिंदगी बिन पिता के नहीं गुजरनी चाहिए। और माँ के लिए वो रहे थे, कौन करता था। मेरा बाप, जिसे मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन दे दिया, वो एक बार देखने तक नहीं आया। मंदिर में शादी कर जब उनके घर गई तो वहां उनकी माँ, बहन, भाभी, भाई भी थे, जिनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। न खुश थे न दुखी। पर मैं सोच में पड़ गई कि घर में तीन तीन औरतें हैं, फिर भी अमित जी ने कहा कि बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं। स्ट्रेंज। पर फिर सोचा हो सकता है मेरे भाई भाभी जैसे हों, जब जिन्हें दूसरों के बच्चे से कोई लगाव नहीं। वहां देखा भी, मैं इधर उधर हो जाती तो कुशल रोता रहता, लेकिन कोई भी उसे देखता नहीं और न ही उसके लिए कोई काम करता। बड़ा अजीब रवैया था सबका। सब अपने में रहते थे। मैंने खाया या नहीं कोई मतलब नहीं किसी को, यहाँ तक कि अमित से भी कोई नहीं पूछता था। एक ही घर में अजनबियों के जैसे रहते थे सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं खुद किसी से घुलती मिलती नहीं थी। जैसे सब कर रहे थे मैं भी रहने लगी। कुशल के साथ ही सारा दिन निकल जाता। शाम को अमित जी आते और उनके साथ कुछ देर खेल कर खाना खाते और दूसरे कमरे में चले जाते। कुछ समय यूं ही चलता रहा और मैं अब आदी हो गई थी। कुशल के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया सिमट कर रह गई थी। कभी कभी अमित जी से माँ मिलवाने ले जाती, पर इस बीच मेरा ध्यान कभी इस बात पर नहीं गया कि उस घर में एक तरीके से कैद कर दिया था मुझे। बिना अमित जी के मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हर जरूरत पूरी करते थे वो, कभी उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पर समय के साथ चीजें बदलने लगी। अमित जी की नजर, उनका रवैया असहज करने लगा था मुझे। जाने क्यों एक अजीब सा मन में भय जन्म ले चुका था, जो सच निकला। एक दिन जब मैं कुशल को सुलाते हुए उनके साथ ही सो गई, मैंने अपने शरीर पर स्पर्श महसूस किया। घबराकर आंखें खोल दी। देखा तो सुमित जी मेरे पास बैठे थे। उनकी उंगलियां मेरे बदन पर सरक रही थी। उनका हाथ झटक कर मैं झट से उठकर बैठ गई और अपने कपड़े सही करते हुए बोली कि वो क्या कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में जो भाव थे, मन घिन भर आया था। मैं जवाब का इंतजार भी न कर सकी और बेड से उतरते हुए उन्हें बाहर जाने के लिए कहकर चेहरा फेर लिया। क्यों? क्यों जाऊं बाहर? शादी की है तुमसे, अपनी बीवी से प्यार ही तो कर रहा हूं। बीवी? आपने ही कहा था कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पर मन उसे देखना भी नहीं चाहता था। मैंने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। हाँ कहा था, पर इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करना होता है। और कितना इंतजार करवाओगी? बस करो, अब और नहीं रहा जाता। कहकर मुझे पीछे से जकड़कर होठ मेरे गर्दन पर रख दिए। उसे छुटकाने में कसमसा रही थी मैं, पर इस स्पर्श ने मेरे तन बदन को जला दिया था। अपनी पूरी शक्ति बटोर कर मैंने उन्हें दूर धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अपनी हद मत भूलिए आप। हद में ही हूं मैं अपनी। हद तोड़ता तो आज ये बोल भी नहीं पाती तुम। चले जाइए यहां से, और खबरदार जो कभी फिर ऐसी हरकत की। मैंने अपनी उंगली दिखाकर धमकाते हुए कहा। उसने मेरी उंगली पकड़कर कलाई मरोड़ दी और बोलने लगा, ज्यादा सती सावित्री बनो मत मेरे सामने। क्या चरित्र है तुम्हारा सब जानता हूं। बीवी हो मेरी, पूरा हक रखता हूं। वो तो मेरा बड़प्पन है कि तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर रहा हूं, वरना चाहूं तो जबरदस्ती अपना हक वसूल कर सकता हूं। बेहतर होगा कि खुद को इसके लिए तैयार कर लो और मुझे मजबूर न करो जबरदस्ती करने के लिए। उसके मुंह से आ रही शराब की गंध मुझे आने वाली तबाही का बोध करा रही थी। उसके बोले एक एक शब्द का एहसास करा रहे थे कि एक बार फिर मैं चली गई थी। जो कहा उसने, उसमें गलत भी क्या था? सही तो कहा था कि हक है उसे और वो जबरदस्ती भी कर सकता है। हक? हर कोई ये कहकर चला जाता है जैसे औरत कोई समान हो जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। उस पर उसकी मर्जी चलेगी जिसका उस पर हक था। नहीं, ये हक नहीं है किसी को। पर कैसे रोक सकती थी मैं उसको? नहीं, इतनी ताकत नहीं थी मुझ में कि उसका मुकाबला कर पाती, और न ही कर पाई। अपने लहूलुहान हो चुके अस्तित्व को समेटे एक कोने में सिमटी पड़ी थी और मेरे वजूद का रक्षक चोला पहने निश्चिंत सो रहा था। इससे बेपरवाह कि मैं उसके बगल में उसका बच्चा रो रहा है, जिसे सीढ़ी बनाकर मुझ पर से अपनी भूख मिटा चुका था। कहाँ हूं? चुप कराओ इसे, कान खा गया। उसके शब्द कानों में शीशे की तरह पिघले। अब जब उसका मन हो चुका था तो बच्चे का रोना उसे शोर लग रहा था। क्या थी मेरी जिंदगी?
मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं अब खुद को समेट पाऊं। जाने कब कुशल रोते रोते चुप हो गया। बदहवासी में कब रात गुजरे मुझे नहीं पता। होश तब आया जब कुशल को गोद में लिया वो मेरे सामने बैठा मुझसे माफी मांग रहा था कि शराब के नशे में था और गलती हो गई। काबू नहीं कर पाया खुद पर। अब मुझे उसकी बातों पर भरोसा कहाँ था। न ही कोई फर्क पड़ता था कि वो क्या कह रहा था। अपनी बात कहकर कुशल को मेरी गोद में रखकर बाहर निकल गया। छोटा सा बच्चा अपनी माँ के चेहरे पर हाथ मारकर खेल रहा था। सोच रहा था कि आज माँ उसके साथ खेल क्यों नहीं रही है। उसे क्या खबर कि आज उसकी माँ होने की कौन सी कीमत चुकाई थी मैंने। मन किया कि मार डालूं खुद को, पर कुशल का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। ये मोह इंसान को बहुत ही असहाय कर देता है रूह। चाहकर भी इंसान स्वार्थी नहीं हो पाता। मैं मर गई तो उसका क्या होगा। एक रात ने समझा दिया था कि उसके बाप को उसका कितना ख्याल है। मैंने जन्म नहीं दिया था उसे, पर चाहकर भी उसकी तरफ से निर्मोही नहीं हो गई। फिर माँ भी तो थी। जब तक सांसें चल रही थी इंसान की उम्मीदें कायम रहती। मेरी भी थी। अपने खुद के पास अब क्या था? कुछ भी नहीं। मेरा ये बेमोल जीवन अगर किसी के काम आ जाता तो मेरा जन्म लेना कुछ सार्थक होगा। कुशल का भविष्य और माँ की जिंदगी की कीमत अगर मेरा अस्तित्व ही तो चुका दी, तो मैंने वो कीमत। जैसे जिंदगी चला रही थी चलने लगी। हर रात वो अपने पति होने का हक वसूलता और मैं, मेरा क्या? कुछ नहीं। जान गई थी कि इस कैद से अब मेरी रिहाई संभव नहीं थी। हर ब्याह हुए रात के बाद कुशल के साथ दिन गुजार आने वाली रात के लिए तैयार कर लेती थी खुद को। कट रही थी जिंदगी। कुशल 1.5 साल का हो चुका था और साथ ही मैं आदी हो चुकी थी सब चीजों की। वैसे ही जैसे कभी मेरी माँ हुई थी। अपनी माँ से विरासत में उनकी किस्मत पाई थी मैंने। एक दिन कुशल की तबीयत खराब हुई। बहुत तेज बुखार हो गया था उसे। मैंने अमित को फोन किया पर उनका फोन बंद आ रहा था। उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था तो घर में से कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ कि बिना अमित के कहीं उसे लेकर नहीं जाएंगे। कुशल की तबीयत बिगड़ रही थी और मैं असह्य थी। खुद अकेले जाना चाहा तो किसी ने जाने भी नहीं दिया। पास के किसी डॉक्टर को बुला लाए पर उसकी दवाई बेअसर रही। रात हो गया था। न अमित आए और न ही कुशल की हालात में जरा सा सुधार आया। 11 बजे जाकर सुमित लौटे, वो भी नशे में धुत। फिर भी मैंने उन्हें कुशल को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दरवाजा बंद करके मेरे करीब आने लगा। मैंने कई बार कहा कि पहले कुशल को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, मैं कहाँ भाग रही हूँ। पर उसे न सुनना था न सुना उसने। उस पर बेशर्मी से बोला कि भूल जाओ इस टेंशन की पोटली को। तुम कहो तो तुम्हारे अपने बच्चों की लाइन लगा दूं। मरता है तो मर जाए, वैसे भी वो पराया है। मसंद थी उसकी बात सुनकर। कोई पिता अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं वाक थी उसकी बात पर उसका मुझे नोचना शुरू हो चुका था। इस बेपरवाह की कुशल लगातार रो रहा है। उस पर से वो ऊपर से चिल्ला रहा था। ऐसा पहले बार कहीं हुआ था कि आज कुशल बीमार था। उसका रोना कलेजा भेद रहा था मेरा, पर उस पर अब उसके बाप की बातें कि वो मर जाए। कैसे मर जाए? उसके लिए तो अपना सरसों लुटा दिया मैंने। मुझसे सहन ही नहीं हुआ, या एक माँ ने सहन नहीं हुआ। उसे खुद से दूर कर उसके गाल पर एक जप थप्पड़ जड़ दिया। मैंने गुस्से में कड़वी चुभती बातें भी बोल गई। उसे वहीं छोड़ अपने बच्चे के पास आई, पर उसे छू भी न पाई। अपनी कलाई उसकी गिरफ्त में महसूस की। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। शायद मेरे थप्पड़ ने उसके मर्दाना अहम को चोटिल कर दिया था, जिसका परिणाम अब मुझे भुगतना था। कुछ देर पहले नशे में धुत नजर आने वाला अब वो ऐसा दिख रहा था मानो कभी नशे में था ही नहीं। मेरे आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप मेरे पूरे बदन पर चोटों के निशान लिए अधमरी अवस्था में मैं घर के बाहर फेंके जा चुकी थी। साथ में मेरा बच्चा भी था। उस हालात में भी मैं दरवाजा पीटती रही कि उसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। कुशल धीरे धीरे शांत पड़ रहा था, पर मैं उसे देखकर अपनी सांसें खो रही थी। अपने अधमरे से शरीर की सारी हिम्मत बटोर कर आधी रात के वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पैसे नहीं थे मेरे पास, पर वहां की डॉक्टर से पहचान थी। माँ का इलाज वही हो रहा था। किस्मत से उस वक्त वही ड्यूटी पर थी। मुझे देखकर शायद उन्हें शक हुआ, पर इस वक्त कोई सवाल नहीं किया। बस कुशल का ट्रीटमेंट शुरू किया। नर्स ने मेरी ड्रेसिंग करने को कहा। बाद में मुझसे पूछा कि क्या हुआ, वो मदद कर सकती है। मैं उन्हें क्या बताती। उस वक्त को समझ नहीं आ रहा था। सब अंधेरा ही दिख रहा था। सुबह की किरण ने कुशल की हालात में सुधार कर दिया। उसे वापस से हंसते हुए देख मरे हुए तन में जान आ गई थी मेरे। इस पूरी रात में एक निर्णय तो कर चुकी थी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए।
पर वहां नहीं तो कहाँ जाऊंगी। जाहिर था कि इन सब के लिए बाद वो माँ का इलाज भी नहीं करवाएगा। मैं माँ से जाकर मिली तो पता चला उन्हें होश आ चुका था, पर मुझे इसकी खबर नहीं दी गई। कई महीनों से तो मुझे माँ से मिलवाया भी नहीं गया था। वहीं डॉक्टर से पता चला कि काफी समय से उनके हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं भरा गया था। मैंने डॉक्टर से कहा तो उन्होंने पैसे माफ करते हुए कहा कि चाहूं तो घर लेकर जा सकती हूँ। को सोच कर तय किया कि मैंने अब लड़ना होगा मुझे, कमजोर नहीं पड़ सकती। माँ को लेकर घर आई। हमें देखकर मेरे पिता और बाकी सबको एक धक्का सा लगा। वो भी जानते थे और मैं भी कि हमें घर में रखने के लिए बाहर निकालने तक की सोची समझी साजिश थी उनके, जिसके लिए अच्छी खासी किस्मत मिली थी अमित जी से। वो कुछ कहते इसके पहले मैं माँ को उनके कमरे में लेकर जा चुकी थी। कह चुकी थी कि अगर उन्हें घर से निकालने का सोचा भी तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। केस कर दूंगी, आधी संपत्ति माँ के नाम करवा दूंगी। एक दाव चला था उन्हें डराने के लिए, शायद वो डर जाए, वरना ये जो कहा था कि इतना आसान कहाँ था। पर वो शायद डर गए और दो चार बातें सुनाकर अपने अपने काम में लग गए। किसी तरह एक स्कूल में मैंने नौकरी कर ली, दोनों का खर्च उठाने लगी। पर अब भी कुछ आसान नहीं था मेरे लिए। घर पर हर रोज शब्दों के चुपते बाण कलेजा घायल करते थे। पर सहजाति की नर्क है तो सही है, पर शायद दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह यही है। मेरे अमित के घर से निकल जाने के बाद उन लोगों ने सब जगह बातें फैला दी कि मेरा दूसरे मर्दों से संबंध था, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया गया। जिले में भी पता चला मेरी कोई हिराकत मेरी नजरों से देखता, कोई नजर मौका समझता। अब फर्क नहीं पड़ता था। जितनी चोटें खाई थी मैंने उसके बाद अब पत्थर कर लिया था खुद को कि अब आगे की जिंदगी और भी कठिन है और मुझे जीना ही है। इस तरह असर करने दिया हर चीज को तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अफवाहें बढ़ती गई। अब तो मेरे बच्चे पर नाजायज होने का ठप्पा भी लगने लगा था, जबकि सब जानते थे कि वो मेरी दी का बेटा है। लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस चटकारे लेकर खबरें सुनने में मजा आता है, चाहे वो सच हो या झूठ। समय गुजर रहा था, कुशल स्कूल जाने लगा, पर एक बार भी अमित ने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा, न ही कुशल की तरफ। उल्टा नई शादी रचा ली उसने। मुझे क्या फर्क पड़ता था। वो रिश्ता कुशल की वजह से जुड़ा था और कुशल की वजह से ही टूट गया। पर यहाँ आने के कुछ समय पहले वो अचानक से घर आया और कुशल को लेकर जाने की बात की। कुशल घर पर नहीं था। मैंने उसे देने से इनकार कर दिया। अच्छी खासी बहस हुई हमारी। पता चला कि उसकी नई बीवी के बेटा नहीं है तो उसे कुशल चाहिए। मैंने मना किया तो धमका कर गया कि ऐसे नहीं तो कानून की मदद से लेकर जाएगा कुशल को। मैं डर गई थी। मैं कैसे रोक पाऊंगी उसे, किस हक से रोकूंगी। माँ भी तो 2 महीने पहले ही छोड़कर चली गई थी। कुशल के दूर जाने का जिक्र ही मेरी जान निकाल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस वक्त मुझे वहां से निकलना या भाग जाना, जो कहो कि वही रास्ता दिखा। मैं सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। मुझे तुम याद आई। डर भी था कि इतने सालों बाद तुमने नंबर बदल लिया हो या मुझे भूल गई हो। मन को समझाकर और भगवान से प्रार्थना करते हुए तुझे फोन किया और यहाँ चली आई। पर यहाँ भी मेरी बुरी किस्मत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रूह, बता कैसे करूं फिर से किसी पर यकीन। डर लगता है अब खुद से भी और हर रिश्ते से भी। डर लगता है मुझे मर्द की जात से। हर किसी को बस अपनी जरूरत के लिए स्त्री चाहिए होती है, चाहे वो मेरा बाप हो, अमित, या अब फिर राजवीर ही क्यों ना हो। नहीं करना चाहती किसी पर यकीन, क्योंकि अब चले जाने के लिए हिम्मत नहीं बची मुझ में। मैं बस पार्थ के लिए जीना चाहती हूँ रूह। किसी और की जरूरत नहीं, सामान बनकर नहीं जीना चाहती। कैसे कह दूं राजवीर को हाँ। बता। हाँ कहने का परिणाम दो दो बार भुगत चुकी हूं मैं, अपने चरित्र पर लांछन और चूर चूर हुआ अस्तित्व के रूप में। हाँ कह दिया तो फिर से उन्हें हक मिल जाएगा। नहीं, नहीं रूह, अब नहीं सह सकती। नहीं करना चाहती अब किसी पर भरोसा, क्योंकि अब यह टूटा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं रूह, नहीं जी पाऊंगी। पर मुझे जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे जीना है रूह। अमृता रो पड़ी। रूह ने उसे अपने सीने से लगा लिया। समझ पा रही थी कि अब क्यों है वो इतनी पत्थर। कहने को बहुत कुछ था, खींच लेना चाहती थी वो उसका दर्द, पर शब्द जैसे मौन धारण कर चुके थे। सही कहा था अमृता ने, उसकी चुप्पी टूटी तो सह नहीं पाएगी वो, और सच में सहन नहीं हो रहा था रूह से। अमृता ने अपने कंधे पर स्पर्श महसूस किया तो रूह से अलग होकर गर्दन घुमाई। राजवीर सर, रूह हैरानी में बोली। राजवीर नम आंखों के साथ
अमृता को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अमृता की रही सही हिम्मत राजवीर को देखकर टूट गई और आंखें बह चली। राजवीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अमृता उसके शर्ट को पकड़कर दर्द से बिलक बिलक कर रो पड़ी, जिसने राजवीर का कलेजा छलनी कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या अब भी अमृता राजवीर के पास जाएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 60वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता ने अपने कंधे पर स्पर्श महसूस किया तो रूह से अलग होकर गर्दन घुमाई। राजवीर सर, रूह हैरानी में बोली। राजवीर नम आंखों से अमृता को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अमृता की रही सही हिम्मत राजवीर को देखकर टूट गई और आंखें बह चली। राजवीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अमृता उसके शर्ट को पकड़कर दर्द से बिलख पड़ी, जिसने राजवीर का कलेजा छलनी कर दिया। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू छलक आए। एकदम से अमृता अलग हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप तो चले गए थे ना? हाँ, पर तुमसे बिना मिले गया था। रहा नहीं गया तो सोचा कि एक बार मिल लूं। राजवीर ने भर्राए गले से कहा, और फिर सब छिपकर पीछे से सुन लिया। अमृता की आंख छलक आई। हाँ, वो सहानुभूति दिखाने आए या मेरे कमजोर लम्हों में अपना मतलब साधने? आपको लग रहा है कि आपकी यह सहानुभूति से मैं पिघल जाऊंगी? तुम गलत समझ रही हो अमृता। एकदम सही समझ रही हूं राजवीर सिंह चौधरी। सब सुन लिया। मैं कह रही थी ना रूह कि मुझे चुप रहने दो। अमृता रूह की तरफ देखते हुए पीछे हट रही थी। अमृता, एक बार मेरी बात तो सुन लो। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, आगे मत बढ़ना, छूना मत मुझे। घिन आ रही होगी ना मुझसे। अमृता, अमृता ऐसा क्यों सोच रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? गलती तो मेरी है। ओह, तो अपना गिल्ट मिटाना चाहते हैं, पर आपको तो पसंद नहीं कि मैं किसी से बात भी करूं। यहां तो मैं जो कुछ छुपाना चाहती थी सब सुन लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं बचा। अब मैं इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुझ में नहीं है ताकत। कहते वो एकदम रेलिंग के पास आ गई। कोई कुछ समझ पाता उससे ही पहले वहां से कूद गई। अमृता! राजवीर के मुंह से दर्द भरी चीख निकली जो हलक में दबकर रह गई। उसने इधर उधर देखा तो खुद को दरवाजे के पास ही खड़ा पाया। पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। उसने झांक कर देखा तो अमृता रूह के सीने लगकर बैठी थी। यह सब उसकी कल्पना ही थी। आंखें मीच कर उसने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। रूह के शब्द उसके कानों में पड़े। एक बार उन्हें यह सब नहीं कह सकती? अमृता, एक बार कहकर तो देख, तेरा दर्द कम हो जाएगा। कम नहीं होगा रूह, बल्कि बढ़ जाएगा। वो मुझे संगदिल समझे, बेवफा समझे, नफरत करे मुझसे, सब सब चलेगा, पर उनकी आंख में अने लूटे अस्तित्व को देख नहीं पाऊंगी। ये सब जानकर मुझसे मुंह फेर लिया तो सहन नहीं होगा मुझसे। तो सिर्फ बुरा ही क्यों सोचती है? क्योंकि सिर्फ बुरा ही होता है मेरे साथ। अमृता एकदम से तड़प उठी। बुरा ही होता है मेरे साथ, हर बार बार बार। चाहूं तब भी नहीं होता किसी पर भरोसा। मुझसे दूर होकर भी उन्होंने किसी को मेरी जगह नहीं दी, नहीं शामिल किया किसी को अपनी जिंदगी में। प्योर रखा खुद को, पर मैं कहाँ रख पाई अपनी प्यार की मर्यादा। एक बार भी ये सवाल उनके मन में आया तो वहीं फिर से सब तबाह हो जाएगा। एक पल को मान लूं कि नहीं पड़ेगा उन्हें कोई फर्क, पर गाए वगाए उन्हें मन में गिल्ट उठेगा कि मेरी तबाही के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो है। जबकि मैं जानती हूं कि कुछ गलतियां हुई है, पर वो हालात के शिकार थे। या ये भी तो हो सकता है कि वो कुशल को इसका कारण समझे। अपने पिता के साथ कोई भी ज्यादती मुझसे सही नहीं जाएगी। ये मैं नहीं बता सकती रूह। ये सच सिर्फ दर्द देगा, मेरी घुटन और बढ़ाएगा। उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगी, कुछ उम्मीदें होंगी उनकी जिन्हें कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं रूह, इसे छुपा ही रहने दो। उनकी शिकायतें, इल्जाम सब सुन सकती हूँ, पर उनकी आंखों में खुद के लिए न दबाया के भाव देख पाऊंगी, न ही बेगानापन। किसी मर्द के लिए आसान नहीं होता किसी छोड़ी हुई औरत को ससम्मान अपनाना। ऐसे रिश्ते या तो जरूरत से जुड़ते हैं या अपराध बोध के साथ। मैं अब किसी की जरूरत जरूरी पूरी करने के समान नहीं बनना चाहती। नहीं है मुझ में अब इतनी हिम्मत। अमृता ने कहा तो रूह आगे कुछ नहीं बोली। कहीं ना कहीं अमृता की बातें सही लग रही थी उसे। सच ही तो कहा था उसने। सब जानकर राजवीर शायद ही उसने प्यार और सम्मान के साथ उसे अपनाई।
अब उस दिन जब अमृता ने सिर्फ कह दिया कि कुशल किसी और का बेटा है, तो एक पल को राजवीर की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अभी भी वो अमृता को अपनाने आया तो उसे यकीन था अगर कुशल उसका नहीं तो अमृता का बेटा भी है। उसे यकीन है कि अमृता ने दूसरी शादी नहीं की और सिर्फ उसी का ही रही है हमेशा। इधर दरवाजे के पीछे बैठा राजवीर अपनी आंखें बंद किए अपने आंसुओं को जब्त कर रहा था। वो फिर से छलक आई थी। सच कहा अमृता ने। उसे इस वक्त खुद पर क्रोध आ रहा था कि काश वो सब रोक पाता, समझ पाता अमृता की खामोशी को, तो शायद आज उसकी जान ये सबके इतने पास होकर भी इतनी दूर न होती। जिसे कठोर कहते हुए वो थकता नहीं था, इस कदर न टूटी होती। नहीं, आज इतना मजबूर होता कि चाहकर भी उसे समेट न पाए। नहीं, नहीं जा सकता मैं सामने। तुम जो मुझे नहीं बताना चाहती उससे अनजान बना रहूं, यही सही है। तुम्हारे दुत्कार सह सकता हूं, तुम्हारी हर कड़वी बात सुन सकता हूं, पर तुम्हें खो नहीं सकता। जिस बच्चे के लिए सरसों न्यौछावर कर दिया तुमने अपने स्वार्थ के लिए, उससे उसकी मां नहीं छीन सकता। सब जानकर मुझे गिल्ट जरूर है अमृता, पर तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि सम्मान और बढ़ गया है। जिस बच्चे को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, उसके लिए तुम दुनिया का हर दर्द सह गई, लड़ रही हो सबसे। मैं अपने दुखों को रोता रहा, निकल पड़ा था खुद को मिटाने की राह पे, लेकिन तुम इतना सब कुछ सहन कर भी जीना चाहती हो, जहां अच्छे अच्छे जीवन त्यागते। सच में बहुत सख्त हो तुम, बहुत हिम्मती भी। सब हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ा। एक लड़ाई अब मैं भी लड़ूंगा, जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, पर तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लाऊंगा। तुम्हें वापस से खुद पर यकीन होगा और साथ ही अपनी किस्मत पर भी। तुम्हारे मन का डर बाहर निकालना है मुझे, पर यह सब करना है मुझे हर बात से अनजान बनकर। तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं, तो मैं भी नहीं कुछ सुना और न ही मैं जानता हूं। मन ही मन सोचते हुए राजवीर ने अपनी आंखों से नमी साफ की और उठकर खड़ा हुआ। एक नजर झांक कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। बाहर निकलते हुए कुशल और मिसी से टकरा गया। पापा, आप तो चले गए थे। कुशल के पूछने पर एक पल को राजवीर सोच में पड़ गया और कुशल को देखता रहा। फिर को खुद नॉर्मल करके बोला, हाँ चला गया था, फिर याद आया कि आप दोनों को गले लगाए बिना चला गया था। राजवीर ने घुटने पर बैठकर बाहें फैला दी, तो दोनों ने एक दूसरे को तरफ देखा और मुस्कुराकर राजवीर से गले लग गई। न चाहते हुए भी राजवीर की आंखें भीग गई, पर पलके झपकाकर नमी सुखाकर मुस्कुराते हुए बोला, स्कूल नहीं गए आप लोग? जा ही रहे थे तभी आपसे टक्कर हो गई। राजवीर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा कुशल, तुमने मुझे अपने नाना नानी के बारे में कुछ बताया कभी नहीं। मैं उनकी बात भी नहीं करता, वे सब बहुत गंदे थे, मामा को बहुत तंग करते थे। ठीक है, पर वहां और भी तो लोग होंगे, उसके बारे में भी नहीं बताया। जैसा कौन सा स्कूल था आपका, आपके शहर का नाम, आपके दोस्त, वो सब। हाँ चलो, आप लोगों को मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, रास्ते में बता देना। दोनों उसके साथ आगे बढ़ गए। गाड़ी की आवाज आई तो अमृता चौंक कर उठने को हुई। ड्राइवर होगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आया होगा। मैंने आज यहीं आराम कर। नहीं रू, जाने दे मुझे। बिल्कुल नहीं, आज नहीं जा रही है, ये मेरा फैसला है। चल नीचे और फ्रेश हो जा। रूह उसे उठाते हुए बोली। रूह कुछ नहीं बोलेगी, और हाँ, आगे से इन सब का जिक्र न मैं करूंगी और तुम भी ये सब याद नहीं करेगी। जो भी तेरा फैसला है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रूह ने तो कहा तो अमृता वापस उसके गले लग गई। इधर गाड़ी में बैठ दोनों खुश हो रहे थे। मुश्किल 5 मिनट का रास्ता था। राजवीर गाड़ी से बाहर आया और उन दोनों के लिए दरवाजा खोला। दोनों बाहर आ गई। अभी आप चले जाएंगे? मिशी ने पूछा। फिर कब आएंगे? आऊंगा। फिर तो हमें साथ लेकर जाएंगे ना? कुशल ने पूछा। मम्मा मान गई? मिशी ने पूछा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। वो खुद तुम दोनों को मेरे पास लेकर आएगी, फिर हम सब साथ में रहेंगे। पक्का? एकदम पक्का। प्रॉमिस? मिशी ने आगे हाथ कर उम्मीद भरी नजरों से उसके साथ देखा। राजवीर ने उसे देखा, तब कुशल ने भी आगे हाथ कर दिया। राजवीर ने मुस्कुराकर दोनों को नन्ही हथेली पर थाम कर कहा, प्रॉमिस। बहुत जल्द हम सब साथ होंगे। मैं आप दोनों को आपकी मम्मा लाइक अ स्वीट इन हैप्पी फैमिली। दोनों खुश होकर उससे लिपट गए। अब दोनों जाओ, देर हो जाएगी वरना। और हाँ, मम्मा को मत बताना कि मैं वापस आया था। ओके, कहकर दोनों आगे बढ़ गए। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मिशु को रुका देखकर कुशल बोला। राजवीर का ध्यान भी उस ओर गया। मिशी कुछ नहीं बोली और राजवीर के पास आकर उसे झुकने का इशारा किया। राजवीर उसे हैरानी में देखते हुए घुटने के पर बैठ गया। मिशी ने आगे आकर उसके गाल चूम लिए और बोली, आप बदल गए हैं। मैं अच्छी बच्ची बन गई हूं इसलिए?
राजवीर कुछ नहीं कह पाया। मैं हमेशा ऐसे ही अच्छी बनकर रहूंगी। आप कभी नाराज मत होना मुझसे, और ये मत कहना कि मैं अपनी माँ के जैसी ही बदतमीज हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ, वो बहुत अच्छी है, और तुम भी। राजवीर ने कहा तो मिशी उससे लिपट गई और चहक कर बोली, आई लव यू पापा। और उसे अलग होकर मुस्कुराते हुए कुशल के साथ आई और उनके साथ बाय करते हुए चली गई। राजवीर कुछ पल को उन दोनों को देखता रहा और सोचता रहा कि कितने मासूम हैं दोनों। हकीकत में कोई रक्त संबंध नहीं, उनके बीच फिर भी कितना प्यार है। जो इन नाइंसाफी अमृता और उसके साथ हुई, उसमें इन मासूमों का तो कोई कसूर नहीं। एक अमृता है जिसने कुशल को पूरी दुनिया का प्यार दिया। क्या कुशल को देखकर उसके पिता की याद नहीं आती होगी? आती होगी, पर हर दर्द, हर गुस्से पर से उसने कुशल के प्यार को रखा। शायद माँ की ममता यही होती है कि वो भेद नहीं करती कि बच्चा उसकी कोख से जन्मा है या किसी और की कोख से। वो तो बस माँ शब्द सुनकर ही बलिहारी जहती है। जैसे उसकी माँ जो सौतेली थी, पर बस कहने को उसकी माँ से बढ़कर प्यार दिया था उन्होंने। फिर पिता क्यों भेद करता है अपने और पराये में? क्यों नहीं अपना पाता उस बच्चे को जो उससे पिता के प्यार की उम्मीद लगाए बैठा होता है? मिशी को उसने कितना प्यार दिया था जब उसे वो अपनी बेटी लगती थी, पर जब पता चला कि झूठ था, वो उससे दूर हो गया। बच्ची तो वही थी, उसका प्यार भी वैसा ही था। फिर वो क्यों बदल गया था? क्यों कल तक जिस पर जान छिड़कता था वो उसे धोखा समझने लगा था? इतना सब होने के बाद भी अमृता का प्यार कुशल के लिए कम नहीं हुआ। फिर राजवीर का मिशी के लिए क्यों कम हो गया था? कहीं ना कहीं उसे अब अमृता का डर सही लगने लगा था कि एक पुरुष पराई औलाद को कभी नहीं अपना था। मिशी के साथ अपने रवैये को देखकर कुछ हद तक वो ये बात खुद में देख रहा था। मिशी की परवरिश कर रहा था, पर किस तरह? मानो कोई उपकार कर रहा हो या कोई मजबूरी ढो रहा हो। प्यार था उससे दिल में, पर कहीं छुप गया था। सोचते हुए अब न सिर्फ अमृता का विश्वास खुद पर जगाएगा, बल्कि उसके हर डर को जीत कर फिर उसे मुस्कुराना सिखाएगा। संग दिल है तो बहुत बेरहम, मुस्कुराने में इतनी कंजूस है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सोचते हुए राजवीर मुस्कुरा उठा, पर उसके जीवन की तिजोरी मुस्कुराहट से इस कदर भर देगा, कितना भी खर्च करे समाप्त न हो जाए ये खजाना कभी। ये सफर बहुत लंबा था और शायद कठिन भी था। उसने ठान लिया कि मंजिल तक पहुंच कर रहेगा। वो गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। वो राह तलाशना जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल पा सके। हर एक बात उसके जहन में चल रही थी। उसने अपना फोन लेकर एक नंबर डायल किया। आंसर होते ही वो बोला, हालांकि मन तो नहीं हो रहा कि बात करूं। इस वक्त तो मन कर रहा है कि आकर गला दबा दूं। सबके स्वार्थ की कीमत एक मासूम ने चुकाई, पर मजबूर हूं कुछ रिश्तों के कारण। अगर सच में अपने किए पर पछतावा है और गिल्ट कम करने की चाह है तो एक मौका दे रहा हूं। उम्मीद है इस बार विश्वासघात नहीं होगा मेरे साथ, लेकिन अगर हुआ तो इस बार हर रिश्ते का लिहाज खत्म कर दूंगा। बात करते हुए आगे बढ़ गया। इधर दोपहर का वक्त हो गया था और विशाल भी घर लौट आया था। उसे फ्रेश होने का बोलकर रूह उसके लिए लंच लगवा रही थी। अमृता सुबह से थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके लिए रूह ने उसे लंच बनाने की फरमाइश कर दी। अमृता ने भी उसका इरादा समझ रही थी, पर कुछ नहीं कहा। खाना बनाने में जुट गई। जो भी रूह ने कहा वो सब बना दिया। उसने पूरा खाना टेबल से भर दिया था। विशाल आया तो रूह ने उसकी थाली लगाई और उसके साथ बैठते हुए अमृता को भी बैठने के लिए कहा। नहीं, मैं बाद में लूंगी। क्या बाद में खाएगी, बैठ चुपचाप। विशाल, आज का सारा खाना अमृता ने बनाया है। रूह ने कहा तो विशाल और अमृता दोनों मुस्कुरा दिए। तू क्यों मुस्कुरा रही है? बैठ और खाना खा। नहीं रूह, तुम दोनों खाओ ना। बच्चे आ जाते हैं तो मैं खा लूंगी। बच्चे अकेले खा लेंगे, तू बैठ। अरे खाना, कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें तो। आपके कहने का मतलब हम दोनों पेटू हैं जो इतना सारा खाना होने के बाद भी और लेंगे? विशाल ने कहा। अरे नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। आपकी बातों का मतलब बहुत रहस्यमय होता है अमृता जी, विशाल ने कहा तो अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। आप और मैं दोनों ही लगभग एक स्वभाव के हैं मितभाषी। शब्दों के चयन नहीं कर पाता मैं, इसलिए कम बात करता हूँ। बैठ जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप खड़ी रहें और हम खाएं। विशाल ने कहा तो अमृता कुछ नहीं कर पाई और बैठ गई। कुछ देर बाद रू का मोबाइल रिंग हुआ। रू ने जाकर कॉल लिया। हाँ ध्रुवी। वट, ये कब हुआ? रू एकदम से चौंक कर बोली और उसके चेहरे के भाव देखकर विशाल उसे देखने लगा। रू ने फोन रखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ, मगर रू ने कोई जवाब नहीं दिया और अमृता को आवाज लगाई। वो बाहर आई और रू उसके पास आकर हथेलियां थामते हुए बोली, अमृता,
उसके चेहरे के भाव और ठंडी हथेलियां देखकर अमृता सशंकित होकर बोली, क्या हुआ? तो परेशान क्यों लग रही है? अमृता, वो राजवीर राजवीर सर। क्या 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 हुआ? अमृता उसके भाव देखकर घबराने लगी। वो वो यहां से जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। अमृता ने सुना तो 2 कदम पीछे हट गई। एकदम से मानो शून्य हो गई थी। बहुत चोट आई है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। ध्रुवी का फोन था, बहुत रो रही थी। रू ने कहा, पर अमृता का कोई जवाब नहीं आया। हमें चलना चाहिए, रू ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा, पर अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। किस्मत को शायद अभी और दर्द भरना था उसकी जिंदगी में। रू उसका हाथ थामे आगे बढ़ी और विशाल से बच्चों का ख्याल रखने को कहा। मैं भी चलता हूं रू, पर विशाल बच्चे? नैनी है, मंच को संभाल लेगी। बाकी करुणा जी को फोन कर दो, उन दोनों बच्चों का ध्यान वो रख लेंगे, विशाल ने कहा। तो रू ने अमृता की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने हाँ में गर्दन हिला दिया और तीनों ने गाड़ी का रुख कर दिया। क्या वहां पर जाकर अमृता राजवीर के लिए तड़प उठेगी या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।